Hello and Jai Hind to all. This is Vishnu Kumar Dwivedi, and you all are watching Shri Brahmadev classes of excellent education. दोस्तों, मैं आज फिर से एक नए लेक्चर के लिए रिकॉर्ड करूंगा जो रहेगा आपका पार्ट 3 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। न्यूक्लियर फिजिक्स की ये सीरीज चल रही है दोस्तों। पार्ट 1 पार्ट 2 अभी अभी बने हैं और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों पे हमने डिस्कशन किया है। न्यूक्लियर फिजिक्स में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके फिजिक्स के हिसाब से या केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज का ये लेक्चर बहुत ही दमदार लेक्चर होगा और ये जो है एक मेन लेक्चर रहेगा, हमारा कंक्लूडिंग लेक्चर रहेगा। इसके अलावा कुछ इसके हम सीरीज करेंगे, क्वेश्चन सीरीज करेंगे इसी लेक्चर के अंदर। बने रहेंगे, जाएंगे कहीं नहीं। और हम जो है पहले लेक्चर में आपको पढ़ाया कि जे थॉमसन मॉडल ऑफ अल्फा स्कैटरिंग मॉडल जो है वो दोनों क्या होते हैं। इसके अलावा सेकंड में हमने देखा कि बोर मॉडल ऑफ एटम, द मेन इंपॉर्टेंट मॉडल ऑफ एटम, है ना। बहुत बहुत तगड़ा मॉडल था इनका, नील्स बोर साहब का। ये हमने पार्ट 2 में कवर किया है। इसके अलावा हमने चीजों को और देखा जो आपके थर्ड लेक्चर में अभी पढ़ेंगे, जो होगा आइसोटॉप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर कैसे निकाला जाता है, एटॉमिक मास किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी एलिमेंट का, है ना, वो किस तरीके से निकाला जाएगा। और इसके अलावा न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, वो चीजें को हम कवर अप करने का प्रयास करेंगे। तो अगर ये सेशन आपको पसंद आता है, फुल्ली ऑथेंटिकेटेड लेक्चर रहेगा, ये एनसीईआरटी के ऊपर रहेगा। तो एनसीईआरटी के स्ट्रिक्टली बेस पे रहेंगे हम, ठीक है, और बने रहेंगे हमारे साथ। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे फ्यूचर अपडेट्स आपको मिलते रहें। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। जस्ट अ सेकेंड, हियर वी विल प्रोसीड विद अ पीडीएफ। अब मेरा आपको चेहरा भी दिखेगा नहीं बेटा, बट वहां पर आपको मेरी आवाज सुनाई देगी, कंटेंट दिखेगा। तो घबराएंगे नहीं, जाएंगे कहीं नहीं, ठीक है। तो लास्ट तक बने रहेंगे, लास्ट तक देखना है लेक्चर, तब जाके आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। जो बच्चे जेईई नीट वगैरह के लिए तैयार कर रहे हैं, 9 to 12 सीबीएसई के लिए तैयार कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये लेक्चर जो है बेनिफिशियल है। हमारा पूरा कंटेंट जो दिया गया है वो आप देख लीजिए, ठीक है। लेट मी शेयर यू द पीडीएफ। So here is our PDF. Hope that it is visible to all. मैं ये आशा करता हूं कि आप सभी को ये चीज दिख रही होगी। चलिए, तो बीते कुछ लेक्चर्स में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कवर करी है। न्यूक्लियर फिजिक्स की बहुत दमदार चीजों को पढ़ के आए हैं। इसके अलावा न्यूक्लियर फिजिक्स की कुछ सीरीज और बनेंगी, दो चार लेक्चर बनेंगे जो आपको बहुत बेनिफिट देंगे। आपके न्यूक्लियर फिजिक्स जो है एक बहुत ही उम्दा फिजिक्स का एक पूरा स्पेसिफिकेशन रहता है। इसके अंदर आप देखेंगे कि किस तरीके से हमारी चीजें काम करती हैं। आइए, आज का टॉपिक रहेगा दोस्तों, सबसे पहला हम ये देखेंगे कि हाउ कैन वी डिटरमाइन द एटॉमिक मास, द एटॉमिक नंबर एंड आइसोटॉप्स क्या है, आइसोबार क्या है। इसके पहले हम एक मेन टॉपिक पकड़ते हैं, पहले समझेंगे, मेन टॉपिक क्लियर करेंगे जो है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन को देखेंगे, समझेंगे ध्यान से। लेट मी टेक टू यू द स्लाइड ऑफ दैट। हियर इज one slide, okay, here is our slide, and in this we have given some information about the discovery of neutron, okay. Here it is our discovery of neutron. आप देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे इन्होंने बताया कि डिस्कवरी किस तरीके से हुई, किस किस चीजों को आप देखोगे सर, न्यूट्रॉन्स के बारे में डिस्कवर किया। तो इन 1932 के दौरान एक बहुत ही महान साइंटिस्ट हुए, ब्रिटिश साइंटिस्ट हुए, यूएस के थे ये, सॉरी यूएस के थे, यूनाइटेड किंगडम के थे, सॉरी, है ना। पूरा पूरा उस समय जो था आपका अमेरिका था वो, तो यूनाइटेड किंगडम अभी के यूके के हैं ये, ठीक। जेम्स चैडविक इनका नाम है, क्या बेटे,
जेम्स चैडविक इनका नाम है। और ये इनका जन्म बेटा, थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ेंगे कि जेम्स चैडविक का क्या बॉर्न कब कब हुआ है ना, जन्म कब हुआ, बर्थ कब हुआ इनका, इसके अलावा इनका डेथ कब हुआ। तो 1891 में 1891 के दौरान जो डेट है वो है हमारी 20 अक्टूबर, ठीक है। 20 अक्टूबर 1891 के दौरान जो आपका यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है, वहां पर इनका जन्म हुआ। और अगर हम बात करें 1971 में, 1971 में इनकी मृत्यु हो गई बेटा, ये देहावास हो गया इनका। बट उस दौरान इन्होंने बहुत सारी डिस्कवरीज करी। बेसिकली ये फिजिकिस्ट थे और केमिस्ट थे। केमिस्ट मतलब केमिस्ट्री में भी महारत इनको हासिल थी। बेसिकली 1935 में, 1935 के दौरान, देखो 1935, जब इन्होंने 1932 में न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कर ली, उसके 3 साल के बाद 1935 में इनको न्यूक्लियर की डिस्कवरी के लिए, मतलब न्यूक्लियर फिजिक्स में न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के लिए 1935 में एक बहुत उम्दा इनको मिला, प्राइज मिला बेटा, है ना, बहुत उम्दा सम्मान मिला जिसको कहते हैं नोबेल प्राइज, है ना। नोबेल प्राइज ऑफ फिजिक्स का को सम्मान दिया गया 1935 में बिकॉज ऑफ द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स विच इज न्यूट्रॉन। बात समझ रहे हैं? न्यूट्रॉन बेसिकली होता क्या है? न्यूट्रॉन एक आपका हम कहें जीरो चार्ज पार्टिकल होता है, दैट हैज नो चार्ज, ठीक है। बेसिकली जिसका मास प्रोटॉन के मास के बराबर होता है, प्रोटॉन का मास के बराबर होता है, ऐसे न्यूट्रॉन की डिस्कवरी इन्होंने किया, ठीक है। अगर हम बात करें कि न्यूट्रॉन और क्या चीज है, न्यूट्रॉन जो है बेटा, न्यूट्रॉन किसी भी एटम में थर्ड इंपॉर्टेंट पार्टिकल होता है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन के साथ रहता है। न्यूक्लियॉन्स आपने देखा होगा, आपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा बेटा, हमने पढ़ाया आपको कि न्यूक्लियॉन्स जो है, न्यूक्लियॉन्स हमेशा प्लस में, मतलब न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन साथ में कलेक्टिवली रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन साथ में रहते हैं। तो अगर हम बात करें कि न्यूक्लियॉन्स क्या है, न्यूक्लियॉन्स आर द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रिसाइडिंग इन अ न्यूक्लियस। तो न्यूट्रॉन को हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं और NO यानी कि N0, ठीक है, इसको हम करेंगे पूरा क्लियर करेंगे। NO मतलब न्यूट्रॉन पे जीरो चार्ज होता है और इसको हम NO से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम बात करें तो मास ऑफ एटम जो है, यानी कि जो एटम का मास है दोस्तों, ये किससे दिया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से दिया जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर ही पूरा न्यूक्लियस बना होता है और न्यूक्लियस में मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम रिसाइड करता है। तो ये चीज जो है, न्यूक्लियस एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा हमारा एटम का। और एटम के भीतर न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी करी थी हमारे सर जेम्स चैडविक ने। और एक और बात बताऊं मैं आपको, ये हम अगर बात करें एटम बम की, ठीक है, एटम बम की डिस्कवरी सेकेंड जो विश्व युद्ध हुआ उसके दौरान, ठीक है, उसके दौरान अमेरिका के एटम बम की डिस्कवरी के हेड रहे हमारे जेम्स चैडविक, ठीक है। उन्होंने ही इसको शुरुआत किया, उसको पूरा खाका तैयार किया और कहीं ना कहीं ये हेड रहे थे बेटा। तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। जेम्स चैडविक साहब बहुत ही महान वैज्ञानिक हुए, ठीक है। ये बहुत ही रोचक चीजों के लिए इन्होंने डिस्कवरी करी, न्यूक्लियर फिजिक्स में स्पेशली, एटॉमिक फिजिक्स में स्पेशली। अब हम बात करेंगे, देखो आपको न्यूट्रॉन समझ आया, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी समझ आई, तो 1932 में ये चीज हुई। क्लियर? बातें समझ आई? चलिए अगर हम बात करें, एक पॉइंट और है, क्या क्या कह रहा है कि न्यूट्रॉन्स, अगर हम बात करें न्यूट्रॉन्स की, न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं न्यूक्लियस में, बट एक स्पेशल कंडीशन है, एक्सेप्शनल केस है, जो है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है वो हमारा न्यूक्लियस में, हाइड्रोजन का जो हाइड्रोजन का जो न्यूट्रॉन है वो न्यूक्लियस में नहीं रहता है, ठीक है। वो न्यूट्रॉन नहीं रहता है आपका
और हर जितने भी एलिमेंट हैं उनके न्यूट्रॉन हमेशा आपके न्यूक्लियस के अंदर रहेंगे, क्योंकि सुनिएगा, क्योंकि इसका एटॉमिक मास एक ही है, ठीक है। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है, जो रिवॉल्व करेगा अराउंड द न्यूक्लियस, बात समझे। बट इसका न्यूट्रॉन जो है, आप देखो इसको समझेंगे, थोड़ा सा और समझेंगे। कह रहा है चलिए टेबल को दिखाते हैं और आपको समझाते भी हैं। जस्ट अ सेकेंड, गिव मी अ फ्यू सेकेंड ऑफ इट। चलिए अगर हम देखें यहाँ पे समझो, लेट मी टेक यू द स्लाइड ऑफ इट। टेबल आपकी ये है, टेबल आपकी कहाँ पे है, टेबल टेबल आपका था 3.4, 4.3, ओके, 4.1 है, सॉरी। यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 1 है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ पे 0 है, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 है, बात समझिए। इलेक्ट्रॉन क्या है, एक है, तो के सेल में इसका एक बैलेंसी यहाँ पर हो जाएगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है के सेल में, बात समझ रहे हैं। न्यूट्रॉन कोई भी नहीं है, 0 चार्ज है, ठीक है। तो बात करेंगे कि न्यूट्रॉन होते ही नहीं है, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। इस वजह से केवल जो हाइड्रोजन को छोड़कर सारे न्यूट्रॉन्स किसके अंदर रहेंगे, सारे एलिमेंट के न्यूट्रॉन रहेंगे हमारे न्यूक्लियस के अंदर, बात समझ रहे हैं। इसमें देखिए कोई भी एटम आप उठा के देख लीजिए, सारे के सारे जो न्यूट्रॉन हैं वो सभी के सभी न्यूट्रॉन हमारे न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं फॉर द रिस्पेक्टिव एलिमेंट, बात समझ रहे हैं। चीजें क्लियर हो गई। चलिए अगर हम बात करें कुछ और चीजों की जिसके अंदर आता है, आपका न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई। तो अब बात करते हैं बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके न्यूमेरिकल्स में भी पूछा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर में अगर हम बात करें एटॉमिक मास की और एटॉमिक नंबर की, तो ज्योमेट्री मंडलीव का नाम सुने होंगे। ज्योमेट्री मंडलीव साहब ने जितने भी एलिमेंट थे हमारे पूरे अर्थ पर, ठीक है, 192 के अप्रोक्स एलिमेंट थे, उनको एज एटॉमिक मास अरेंज किया है, ठीक है। एटॉमिक मास मतलब परमाणु आणविक भार, ठीक है, आणविक भार के हिसाब से उसको अरेंज किया था हमारे पीरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी में। अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर की, एटॉमिक नंबर की बात करें तो मौजले साहब थे, उन्होंने सभी जितने एलिमेंट्स हैं उनको अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर अरेंज करा था। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात मैं कर रहा हूं। अगर बात करें एटॉमिक नंबर क्या है, आइए समझते हैं एटॉमिक नंबर होता क्या है, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, चीजों को ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले आप ये देखिए, जो एटॉमिक नंबर है वो मेनली इंपॉर्टेंट बेस्ड है आपके प्रोटॉन पर। इस पर प्रोटॉन पर हमारा बेस रहेगा। जितने भी नंबर ऑफ जो प्रोटॉन है, किसी भी एलिमेंट में नंबर ऑफ प्रोटॉन है, वो रिस्पॉन्सिबल होंगे हमारे एटॉमिक नंबर के लिए। because when we are saying about atomic number, it is basically means that proton number of proton residing in the element, ठीक है। सो एटॉमिक नंबर में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिटरमाइन करेगा कि उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, और इसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। रखिएगा, इसको हम बेटा जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। जितने भी एटम्स होते हैं, ठीक का उनका जो है एलिमेंट में कितना एटॉमिक नंबर है, ये किस पर डिपेंड करेगा, जेड पर डिपेंड करेगा, और जेड होता है एटॉमिक नंबर, बात समझे। अगर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें, जिसमें हाइड्रोजन जो है उसका जेड कितना है, यानी कि एटॉमिक नंबर 1 है, क्योंकि 1 प्रोटॉन इसके अंदर रहता है, ठीक है। अभी अभी आप पढ़े थे कि न्यूट्रॉन होते ही नहीं है, प्रोटॉन एक होता है, इलेक्ट्रॉन एक होता है। तो हम बात करें प्रोटॉन की, तो इसका जेड, हाइड्रोजन का जेड एक हो जाएगा, ये बात समझेंगे आप, ठीक है। तो इन चीजों को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप प्रोटॉन के बारे में बात करेंगे। अगर हम दूसरा एग्जांपल लें, जिसमें कार्बन के लिए कह रहा है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, क्योंकि इसके नंबर ऑफ जो प्रोटॉन है वो 6 होते हैं, ठीक है, 6 होते हैं बेटा। एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। सो कंक्लूडिंग फैक्टर से हम मतलब कंसिक्वेंसली वी कैन से कि नंबर ऑफ जो प्रोटॉन, number of proton present in a nucleus of an atom will be determining that what is the atomic number of it, ठीक है।
क्लियर बात समझ आई? तो इसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज बेसिकली द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्लियर? चीजें को क्लियर हो गया? चलिए अगर हम दूसरी बात करें, दूसरा आपका टॉपिक रहेगा दोस्तों, इसका नाम है मास नंबर। क्लियर? मास नंबर या एटॉमिक मास। मास नंबर अगर बात करें, ठीक है, तो इसमें बात करेंगे, देखो समझो ध्यान से समझिए कि मास नंबर की बात करें अगर, तो आपको समझ में आता है कि मास नंबर ऑफ एन एटम, ठीक है, वो प्रैक्टिकली क्या है? प्रैक्टिकली ड्यू टू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलोन। ठीक है, बात समझ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन का कोई रोल नहीं है यहाँ, ठीक है, क्योंकि मास नंबर, द टोटल मास ऑफ द एनी एटम इज ओनली रिसाइडिंग इन द, इट इज टोटली रिसाइडिंग इन द न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में कौन दो दोस्त रहते हैं? वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। जो दो दोस्त रहते हैं वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। सो मास ऑफ एन एटम इज प्रैक्टिकली ड्यू टू द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये चीज आपको बताई गई। ठीक, अगर हम बात करें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक है, इनको हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, कलेक्टिवली वी विल कॉल्ड इट न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, इन चीजों को आप ध्यान से समझेंगे। अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन का जो मास नंबर है, मास नंबर माने एटॉमिक मास है, वो 12 होता है और इसका यूनिट है यू। इसको हम यू से लिखते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, बिकॉज इट हैज 6 प्रोटॉन। अब ये 12 नंबर आया कैसे, 12 आया कैसे? क्योंकि हम जब जब एटॉमिक मास नंबर निकालेंगे या मास नंबर निकालेंगे, एटॉमिक मास निकालेंगे, तो वी आर कैलकुलेटिंग बाय एडिंग द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्लियर? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विल बी कलेक्टिवली कॉल्ड ए, ठीक है, एटॉमिक मास। क्लियर बात समझे? तो इन द केस ऑफ कार्बन it has a 12 atomic mass. In that case what would happen कि हमारा जो न्यूट्रॉन है इसमें 6 है। ठीक, 6 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, 6 ही इलेक्ट्रॉन्स, 6 ही आपका, और इलेक्ट्रॉन नहीं है बेटा, और 6 ही आपका प्रोटॉन है। ठीक है, जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन। सो यहाँ पे 12 आ गया आपका एटॉमिक मास। बात समझ रहे हैं? चीजों को समझ रहे हैं? ऐसे ही अगर हम बात करें एल्युमिनियम की, तो इसका एटॉमिक मास होता है 27, जिसमें प्रोटॉन की संख्या आपकी 13 होती है और 4 न्यूट्रॉन होते हैं। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 27 आएगा। इस वजह से एल्युमिनियम का जो मास है वो 27 होता है दोस्तों। अब हम बात करें कि ये सब चीजें को आप समझेंगे तो आप ये जानेंगे कि मास नंबर है, मास नंबर होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन which is present in the atom. Clear? Which is present in the nucleus of an atom. It is generally denoted as A. ये आपको बताया, कैपिटल ए से इसको डिनोट किया जाता है। और जब हम लिखेंगे इसको किसी भी अगर एलिमेंट का हम मास नंबर और जो है एटॉमिक नंबर लिखेंगे तो उसको इस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले आप ये देखिए, सबसे ऊपर के डायरेक्शन में आपको ऊपर के दिशा में ए लिखा मिलेगा, दैट इज मास नंबर लिखना पड़ेगा। और जो सिंबल है एटम का वो सिंबल लिखना पड़ेगा। जैसे कार्बन के लिए लिख रहे हैं तो सी लिखना पड़ेगा, हम क्लोरीन के लिए लिख रहे हैं तो Cl लिखना पड़ेगा, हाइड्रोजन के लिए लिख रहे हैं तो H लिखना पड़ेगा। ये चीजें आपको समझनी होंगी। इसको हम जनरली एक्स से डिनोट करते हैं, एक्स इज द एलिमेंट। ठीक, एंड जेड क्या है? जेड जो है वो एटॉमिक नंबर है। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन जैसे ले लें तो नाइट्रोजन को एन से डिनोट किया जाता है। ठीक है, इसका एटॉमिक मास, एटॉमिक जो मास है या मास नंबर है उसको 14 आप मानते हैं। ठीक है, और एटॉमिक जो नंबर है उसको 7 मानते हैं। तो 14 ऊपर लिख लेंगे एक ही जगह पर और 7 लिखेंगे जेड की जगह पर। क्लियर हो गया? सारी बातें समझ गए? चलिए, दोनों क्लियर कंसेप्ट हो गए। एटॉमिक नंबर आपको समझ आया, मास नंबर समझ आया या मास एटॉमिक मास समझ आया, जिसको हम ए और जेड से, जेड और ए से डिनोट करते हैं। ये बात आप क्लियर हो गई। चलिए, कुछ क्वेश्चन है जिसको आप करेंगे। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, कह रहा है इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज 8, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 8, दोनों 8 है, तो उसके एटॉमिक नंबर की बात आप बताइए, कितना एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना होगा? वो होगा बेटा, आपको बात बताएं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है?
ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है दोस्तों, वो भी 8 होता है, ठीक। और जब उसके पूरा पहला शेल भर जाएगा यानी कि 2 हो जाएगा, तो इसके भीतर 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंसी में रहेंगे, ये बात आप समझे। तो नंबर ऑफ एटम है ना, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एटम, सो एटॉमिक नंबर वुड बी 8, क्लियर है, समझ रहे हैं चीजों को। एंड द चार्ज ऑन द एटम इज +2, क्लियर, इट वुड बी +2, इट वुड बी +2, +2 का मतलब, सॉरी, यहाँ पे आप देखो, सुनो, यहाँ पर अगर हम बात करें कि दो दो इसका हमारे पहले सेल में भर गया, चार्ज के लिए पूछ रहा है, चार्ज ऑफ एटम कितना है, तो 2 इसका पहले शेल में भर गया, के शेल में, और 6 जो है वो एल शेल में भरे हैं, KLMN इस तरीके से भरते हैं। तो एल शेल में आपके 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 6 इलेक्ट्रॉन ये लूज नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, कम होते तो वो लूज कर देता और ऐसे स्टेबल फॉर्म में आ जाता। बट अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन, आपको मैंने बताया, नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा है, तो इस केस में कोई भी एलिमेंट आपको लूज करता हुआ नहीं दिखेगा, वो गेन कर लेगा एलिमेंट को, सॉरी इलेक्ट्रॉन को बेटा गेन कर लेगा। तो आप देखिए इसके पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है, 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है। तो 0 0 मतलब यहाँ पे बेटा O होता है, O दैट इज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव यानी कि 2 इसको इलेक्ट्रॉन ज्यादा चाहिए, आप समझ रहे हैं। तो 2 का चार्ज आएगा इस, क्लियर है। व्हाट इज द चार्ज ऑन द एटम, सो इट इज -2, क्लियर, या हम +2 कह सकते हैं। देखो दो चार्ज आएगा इसको, क्लियर, बात समझ रहे हैं। 2 माइनस का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा है, और 2 प्लस का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास कम है। तो जब कम है तब ये कहीं किसी दूसरे एटम से कंबाइन कर लेगा, CO2 बना लेगा या H2O बना लेगा, कुछ कंपाउंड बना लेगा और स्टेबल हो जाएगा, बात समझ रहे हैं। चलिए अगर हम बात करें आइसोटॉप्स की, आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स का मतलब होता है कि ऐसे एलिमेंट जिनके एक से अधिक हमारे एलिमेंट्स होते हैं, एक से अधिक स्पीसीज होती हैं, एटॉमिक स्पीसीज होती हैं, उनको हम आइसोटॉप्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आइसोटॉप्स होता क्या है, आइसोटॉप्स आर जनरली द एलिमेंट्स विच हैव सेम एटॉमिक, जस्ट अ सेकंड, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, क्लियर, ऐसे एलिमेंट जिनके स्पीसीज में सेम एटॉमिक नंबर होते हैं बट डिफरेंट एटॉमिक मास होता है, ठीक है। तो इन सभी को क्या कहते हैं, इन सभी को आप क्या कहते हो, आइसोटॉप्स कहते हो। आइसोटॉप का मतलब होता है, टॉप में बेटा नाम तो इसका टॉप है, आप इसको एक ट्रिक से समझिएगा, आई विल टेल यू द ट्रिक। आइसोटॉप का मतलब होता है, आइसो का मतलब होता है सेम, पर टॉप का मतलब होता है, यहाँ पे आप समझिए, टॉप का मतलब होता है ऊपर, ठीक है, बट ऊपर वाली चीज यहाँ पर सही नहीं होती, ठीक है। आइसोटॉप्स आर जनरली रेफर्स टू कि आपके नीचे वाला नंबर जो है वो अगर सेम रहे और ऊपर वाला नंबर डिफरेंट रहे, तो ऐसे चीजों को हम आइसोटॉप्स कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखें, कार्बन की केसेस में कार्बन का दो आइसोटॉप है, ठीक है। इसके नीचे वाले नंबर पे आप ध्यान दीजिए, तो कह रहा है कि इसमें कितना नंबर है, 6 है, ठीक है, और ऊपर का नंबर वेरी कर रहा है, 12 है, एक तरीके से 14 है, जिसको हम कहते हैं कार्बन के हमारा कार्बन डेटिंग प्रोसेस में कार्बन 12 और 14 यूज करते हैं, वही जो है यहाँ पे। अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के पास 3 क्या है स्पीसीज होती हैं, एटॉमिक स्पीसीज, जिसको आप प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम के नाम से जानते हैं। आप इसको H1, H2 और H3 के नाम से जानते हैं। और इसका जो आपका जो यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर आप बात करें एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर सेम रहता है। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो तीनों में यहाँ पर भी, लेट मी चेंज माय कलर, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, आप अच्छे से देख पाओगे।
हाइड्रोजन यहाँ पर 1 है, नीचे की साइड में देखो यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है। तो इन तीनों केसेस में जो नीचे वाले नंबर होते हैं यानी कि एटॉमिक नंबर होते हैं वो बेटा सेम रहता है, बट मास नंबर बदल जाता है। ठीक है, तो ऐसी चीजों को हम आइसोटॉप कहते हैं। आइसोटॉप्स आर जनरली विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। क्लियर हो गया? चीजें को समझ आई है ना, बातें समझ आई? तो सबसे इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको पूछेगा कि हाइड्रोजन के कितने एटॉमिक स्पीसीज हैं, उनका नाम क्या है, हाउ कैन यू राइट इट इन आइसोटॉप। क्लियर? बातें समझ रहे हैं? क्लोरीन की अगर बात करें तो क्लोरीन के पास दो तरीके के एटॉमिक स्पीसीज होते हैं, जिसमें Cl यहाँ पे 17 और Cl37 थी Cl35, इस तरीके से दो एटॉमिक स्पीसीज रहते हैं। ये आप ध्यान से समझेंगे। क्लियर है? बात समझ रहे हैं? चलिए, अगर हम बात करें कुछ और चीजों की, जिसमें कह रहा है आइसोटॉप्स। ठीक है, एक इसका भाई और होता है जिसको हम आइसोबार कहते हैं। आइसोबार, आइसोबार का मतलब होता है कि जिसका ऊपर का नंबर सेम है, ऊपर का नंबर सेम है बट नीचे का नंबर अभी सेम नहीं है। इस तरीके के जो रिप्रेजेंटेशन है उसको हम आइसोबार कहते हैं। इसी लेक्चर में हम पढ़ेंगे इस चीज को। चलिए, ये क्लियर हो गया, आइसोटॉप क्लियर हो गया, मास नंबर क्लियर हो गया, एटॉमिक नंबर क्लियर हो गया। ठीक है, बातें समझ आई अच्छे से? क्लियर करेंगे। देखो, अगर हम बात करें कुछ और चीजों की, जिसमें आता है आइसोबार। चलिए, आइसोबार के रूप समझेंगे। ठीक है, आइसोबार क्या है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेंगे और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, आइसोबार क्या है? आइसोबार एक ऐसी चीज होती है जिसको हम अभी अभी मैंने बताया कि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज द सेम ऑफ एटॉमिक एटम्स इन द पेयर ऑफ एलिमेंट। समझे? तो ये चीज सेम मास नंबर। ठीक है, अभी अभी बात बताई कि यहाँ पर हमारा नीचे वाला नंबर सेम नहीं रहेगा, ऊपर वाला नंबर बेटा सेम रहेगा। क्लियर? तो ऐसे केसेस में आप कहोगे वो आइसोबार है। ऐसे एटम्स जिनकी डिफरेंट एलिमेंट्स में डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स होते हैं, अलग अलग एटॉमिक नंबर्स होते हैं, बट सेम मास नंबर होता है। जिनका एटॉमिक मास सेम रहे और एटॉमिक नंबर अलग अलग हो, तो इन सभी को हम कहते हैं आइसोबार। क्या कहते हैं? आइसोबार। बात समझ रहे हैं कि नहीं? चलिए, अब हम बात करें कुछ इसकी मतलब सॉरी, इसके एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो कैल्शियम है। ठीक, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है। ऐसे ही अर्गन है, अर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है और इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन है ना, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन अलग अलग है। अगर हम बात करें नंबर ऑफ जो मास नंबर है वो सभी का, बोथ दीज एलिमेंट इज 40। बात समझ रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम बात करें, इसका नंबर है एटॉमिक नंबर जो है अलग होता है। ठीक है, बट यहाँ पर मास नंबर सेम रहेगा, 40 है बेटा। ये बात आप ध्यान रखिए। ठीक है, क्लियर हो गया? समझ रहे हैं? चलिए, कुछ और चीजों की बात करें। कह रहा है कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके आइसोटॉप्स अलग अलग मिक्सचर से बने होते हैं। जैसे जो आइसोटॉप है वो प्योर सबस्टेंस का अगर है, जिस तरीके से इन्होंने क्लोरीन के लिए देखो, है ना, क्लोरीन के लिए देखेंगे तो क्लोरीन की केमिकल प्रॉपर्टीज थोड़ी सी अलग होती है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज बेटा और फिजिकल प्रॉपर्टीज थोड़ी सी अलग होती हैं। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन दो तरीके के आइसोटॉप बनाता है, जिसके कुछ मास हैं 35 और 37। तो इनका रेशियो होता है 3:1। ये कभी कभी आपसे पूछ लेता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। कुछ कुछ चीजों को आप नोट करते जाएं, कॉपी लीजिए, पेन लीजिए। मैं हर बार बोलता हूं आपसे, कॉपी पेन लेकर बैठिए और काम को करेंगे बढ़िया तरीके से। मास ऑफ द क्लोरीन एटम कितना है, ये कैसे निकाला जाए? तो हम इसका एक एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज एटॉमिक मास को हम कंसीडर कर लेते हैं फॉर बोथ द आइसोटॉप। बात समझ रहे हैं? तो एटॉमिक मास जो है वो क्लोरीन का होता है 35.5। ये आया कैसे, आज आपको समझ आएगा। चलिए, अगर बात करें
कि एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे सबसे पहले, ठीक। तो एटॉमिक मास निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप एटॉमिक नंबर उसका 35 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 75 अपॉन 100 करेंगे, ठीक, समझ रहे हैं। और प्लस जो दूसरा एटॉमिक जो आइसोटॉप है उसके लिए 37 देखे थे, एटॉमिक मास कितना देखे थे 37, और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 25 अपॉन 100 से, तो ये चीजें निकल के सामने आएंगी। तो ये आ जाएगा 142 डिवाइडेड बाई 4। जब आप कैलकुलेट करोगे इसको तो ये वाला पूरा फ्रैक्शन बनेगा 105 अपॉन 4, और ये वाला पूरा फ्रैक्शन बनेगा, ये 1/4 आएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 37/4, ठीक है। ये बन जाएगा आपका 3, 25 तिया 75, 25 चौको 100, 3/4, ठीक है। 35 35 तिया 105, क्लियर। तो इन दिस केस व्हाट वुड हैपन, 105 डिवाइडेड बाई 4 आएगा और 37 डिवाइडेड बाई 4 आएगा। इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 142 आएगा डिवाइडेड बाई 4। जब इसको कैलकुलेट करोगे आप तो निकलेगा एटॉमिक मास, जो निकलेगा बेटा 35.5 आएगा। तो इन दिस सिनेरियो वी हैव स्टडीड दैट कि कुछ कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर आपका पॉइंट में निकल के आता है 0.5, 0.2 इस तरीके से। तो वी कैन से द मास ऑफ एन एटम ऑफ एनी नेचुरल एलिमेंट, ये चीज आप देखो, नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स होते हैं, कुछ कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, इफ एन एलिमेंट जिसके पास नो आइसोटॉप हो, ठीक, और फिर भी मास ऑफ इट्स एटम वुड बी सेम, नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर होंगे इसके अंदर, ठीक। तो इसके लिए हम परसेंटेज निकालेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इसका एटॉमिक मास क्या है, ठीक है। बात समझ रहे हैं। कुछ कुछ ऐसे एटम्स होते हैं जिनके आप एवरेज एटॉमिक मास निकालोगे तब चीजों को आप समझ पाओगे। जैसा अभी अभी क्लोरीन के बात में समझे, इसका फ्रैक्शनल मास 35.5 होता है। इसके अलावा बात करें इनके दोनों आइसोटॉप का एवरेज मास आप दे रखेंगे, कितना रखेंगे 35.5 रखेंगे। जनरली हम 35 ले लेते हैं, ये एक अलग बात रही, ठीक है दोस्तों। ये आपके कुछ क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पे किए, कुछ टॉपिक्स थे जो हमने यहाँ पे कवर किए। होप दिस विल क्लियर, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस और हैं यहाँ पे, आप देखें। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, कह रहा है फॉर द सिंबल HDT। ये HDT क्या है, ये है हाइड्रोजन के आपके एटॉमिक स्पीसीज, आप समझ रहे हैं। इसको ड्यूटोरियम कहते हैं, ट्रिटियम कहते हैं, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन का आइसोटॉप कहते हैं, जो हमने ऊपर पढ़ा था, यहाँ पे पढ़ा था। देखो एक सेकेंड, हमने कहाँ पे पढ़ा था बेटा, ये पढ़ा था पिछली स्लाइड में। देखो यहाँ पे आपको पढ़ा था कि इसका जो नाम होता है वो होता है, सबसे पहले इन्होंने बताया कि हाइड्रोजन के प्रोटियम 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 को H से डिनोट किया जाता है, फिर ड्यूटोरियम D से डिनोट किया जाता है, और ट्रोटियम यानी कि T से डिनोट किया जाता है। ये बात करेंगे H के आइसोटॉप से, ठीक। तो कह रहा है टेबुलेट करेंगे, टेबल बनाइए द सम फॉर 3 आइसोटॉपिक, है ना, फॉर 3 एटॉमिक पार्टिकल्स फाउंड इन ईच ऑफ द एटम, ठीक है। क्लियर है बात। चलिए अगर हम बात करें कि HDT, इन तीनों आइसोटॉप्स के लिए आपको सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए एक टेबल बनानी है, ये आप कर लेंगे, ठीक है। अपने चीजों को पढ़ा है बढ़िया तरीके से। अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है राइट करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी वन पेयर ऑफ आइसोटॉप्स और आइसोबार। कोई भी आप आइसोबार ले लीजिए या आइसोटॉप ले लीजिए, उनका एक पेयर निकालिए। पेयर का मतलब कोई भी 2 स्पीसीज ले लीजिए, जैसे कार्बन, जैसे आपका कार्बन है, ठीक है, जैसे आपका क्या है हाइड्रोजन है, वो चीजें आप निकाल के इसको एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये आप करते करें, क्लियर है। होमवर्क के लिए ये आपको मैंने दिया है। चलिए कुछ चीजों को आप समझेंगे इस पूरे लेक्चर के दौरान। हमने जो चीजें पढ़ी उसमें सबसे बड़ी बात आती है कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लिए मॉडल्स दिए गए। जो पहला मॉडल दिया गया वो जे थॉमसन ने दिया, ठीक है। जे थॉमसन साहब ने बताया कि तरबूज के तरीके से एक आपका पूरा एटम होता है। ये सारी बातें आपने पढ़ी थी। इसके अलावा ई गोल्डस्टीन का नाम आता है फॉर द डिस्कवरी ऑफ आपका कैनाल रेज,
इसके अलावा फॉर द डिस्कवरी ऑफ आपका प्रोटॉन के लिए अगर हम बात करें तो वो आता है। ठीक है, अगर बात करें जे थॉमसन के अलावा, ठीक है, तो जे थॉमसन के अलावा बात करते हैं सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड के नाम आता है, इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी और प्रोटॉन की डिस्कवरी का भी नाम आता है इसके लिए। इनको इनको जाना जाता है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर रदरफोर्ड साहब के मॉडल की बात करें तो इन्होंने न्यूक्लियस बताया था, जो पॉजिटिव चार्ज एक बॉडी है छोटी सी जो न्यूक्लियस की रिसाइड करेगी अंदर। बात समझ रहे हैं? ठीक है, समझिए चीजों को समझिए, है ना। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी इसको कहते हैं। नील्स बोर साहब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एटॉमिक स्ट्रक्चर इज गिवन बाय नील्स बोर, और इसको बोर बॉडी कंसेप्ट भी कहते हैं। और अगर बात करें कि इन्होंने स्टेबिलिटी ऑफ एटम बताया, जो जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड साहब नहीं बता पाए, उन सारी बातों को, हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर फिलिंग, व्हाट आर द वैलेंसीज ऑफ इट, की स्टेबिलिटी क्या रहेगी, स्पिट लेवल्स क्या रहेंगे, एनर्जी लेवल्स क्या रहेंगे, है ना, ऑर्बिटल्स क्या हैं और किस तरीके से रिवॉल्व करते हैं, सारी एलिमेंट्स की एक जनरल इन्होंने पूरा जनरल वे दिया, किस तरीके से सिस्टमैटिकली ऑरेंज को अरेंज करेंगे। ठीक है, इन बातों को बहुत ही बढ़िया तरीके से नील बोर साहब ने क्लियर किया है। ठीक है, नील बोर साहब का नाम आता है हमारे वन ऑफ द पायनियर साइंटिस्ट में। बात समझे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि जे थॉमसन का साहब हो, चाहे रदरफोर्ड साहब हो, चाहे नील्स बोर साहब हो, है ना, जेम्स चैडविक का भी नाम आता है, तो इन सभी महान वैज्ञानिकों को नोबेल मिला हुआ है। अब इसको नोट कर लीजिए, इनको फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स नोबेल मिला हुआ है। बात समझ रहे हैं? चीजों को क्लियर करेंगे। जेम्स चैडविक ने बताया कि न्यूट्रॉन होता है हमारा न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, इन सभी बातों को आप क्लियर करेंगे, चीजों को आप अच्छे से समझेंगे। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, इन सभी बातों को आप देखेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर करेंगे, बातें समझ आए। चलिए, और बाकी बातें हम कर चुके हैं, आइए कुछ चीजों को एक्स्ट्रा समझते हैं। हमने बात बताई आपको पूरे लेक्चर के दौरान, चाहे वो पार्ट 1 हो, पार्ट 2 हो, पार्ट 3 हो, तो एटम जो है, एटम इज नॉट सब डिवाइडेड, इट कैन बी डिवाइडेड, है ना। जो डाल्टन ने बताया एटम इज सब डिवाइडेड, तो वो थ्योरी फेल हो गई। ठीक है, एटम जो है से मिलकर बना होता है, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, और तीसरा भी हमने डिस्कस किया पूरा तीनों लेक्चर्स में। ठीक है, और बात करें एक एडवांस फॉर्म की, जिसको बात करेंगे क्वार्क होता है। क्वार्क क्या है? क्वार्क बेटा दो तरीके का होता है, एक होता है क्वार्क, एक होता है एंटी क्वार्क। क्वार्क और एंटी क्वार्क। क्वार्क इज बेसिकली एडिटिव प्रॉपर्टी, द एडिटिव पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर हम बात करें +1/3 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और प्लस ओके -2/3 ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से अगर हम बात करेंगे तो आप ये समझिए कि क्वार्क जो है वो एक फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, ये एक एडिटिव नेचर का पार्टिकल है, जो जो इलेक्ट्रॉन के बेसिकली चार्ज पर डिपेंड करता है, और ये दो भागों में टूट जाता है। ये क्लास 12th में आप पढ़ते हैं, जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी है, न्यूक्लियर फिजिक्स के चैप्टर में आप पढ़ते हैं। और कहीं ना कहीं जब हम एटम की चर्चा करते हैं तो इन सभी बातों को आप क्लियर करेंगे, इन सभी चीजों को आप अच्छे से पढ़ेंगे। क्वार्क जो है, क्वार्क इज एडिटिव पार्टिकल विच इज बेसिकली डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये दो भागों में टूटता है, क्वार्क और एंटी क्वार्क। क्वार्क के पास जो चार्ज रहता है वो +1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज, ठीक है, वो रहता है। और इसके अलावा एंटी क्वार्क का जो स्पिन है, वो स्पिन हम बात करेंगे चार्जेस की, तो वो नेगेटिव चार्ज रहता है। ठीक है, इसका स्पिन दूसरा है। ठीक है, स्पिन क्या होता है? स्पिन इज समथिंग अबाउट वी कैन से क्वांटम नंबर्स, या क्वांटम फिजिक्स के अंदर हम जब बात करेंगे तो क्वांटम फिजिक्स के अंदर सबसे बड़ी बात आती है कि कुछ चीजें हैं, अजीमुथल क्वांटम नंबर, है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर,
इन तरीके से आप चीजों को बहुत ही एक्सप्लेन वे में पढ़ेंगे। अभी मैं और लेक्चर्स इसके लिए लूंगा जिसमें आपको एक एक करके बहुत सारी चीजें समझाने वाला हूँ। बस आपका साथ चाहिए, आपको इस चैनल को ग्रो करना है दोस्तों। ठीक है, आपको इस चैनल को आगे बढ़ाना है। करेंगे बात, सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों, शेयर शेयर करेंगे अपने मित्रों के साथ जो JEE नीट के लिए तैयार कर रहे हैं। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, आपको बहुत चीजों को प्रिंट करना होता है। और मेरा ये उद्देश्य है कि केवल आपको ऊपर ऊपर चीजों को ना पढ़ाया जाए। साइंस इज अ लॉजिकल सब्जेक्ट। ओके, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फिजिक्स जो है, फिजिकल साइंसेज है या फिजिक्स कह लें, वो बहुत अथाह ज्ञान से भरा हुआ है। बियॉन्ड द बियॉन्ड द बुक्स है ना, स्पेस के बियॉन्ड है, गैलेक्सीज के बियॉन्ड है, और इसके पीछे भी कुछ है। तो वो सारी चीजें फिजिक्स है। ठीक है, तो फिजिक्स को समझेंगे तो हमारे चैनल को लाइक जरूर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तार सारी चीजों को आप बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ने वाले हैं, ये मेरा वादा है। आपकी सारी चीजें क्लियर कंसेप्ट होंगी, क्लियर क्रिस्टल क्लियर होंगी, बढ़िया से पढ़ेंगे। ठीक है, सारी बातें क्लियर कर पाए। तो हमने सीखा कि एटम जो है वो एक पूरा डिविजन अनडिवाइडेड फॉर्म में नहीं होता है। एटम के भीतर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। और अगर मैं बात करूं तो एटम अकॉर्डिंग टू द MSc लेवल है ना, मास्टर्स लेवल की बात करें तो एटम के भीतर 4 पार्टिकल्स नहीं होते हैं। ये भी जो बताया, बेसिकली वी कैन से दिस कि एटम जो है वो 3 पार्टिकल से बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अभी चौथा बताया क्वार्क। ठीक है, तो इसके अलावा भी पीछे भी कुछ चीजें हैं, मोसॉन है, फीमोन है, बोसॉन है, स्ट्रेंज पार्टिकल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको नहीं पता होंगी। तो जब पता करेंगे तो हमारा सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, तो हम भी मिलेंगे, आप भी मिलेंगे। हमारा नाम विष्णु कुमार द्विवेदी है। ठीक है, मैं आपका मेंटर हूँ, तो आप कर क्लियर करेंगे इस चीजों को। ठीक है, आप ये समझ पा रहे हैं। श्री ब्रह्मदेव क्लासेस को आपको जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों तक शेयर करना है। इसके अलावा अगर सेशन अच्छा लगता है, हमारे कंटेंट्स अच्छे लगते हैं, तो आपको लाइक जरूर करना है। ठीक है, मैंने कभी भी इस तरीके से पूरा जोर दे के इस बात को नहीं कहा है, बट अभी कहेंगे। और सभी चीजों को आप बहुत अच्छे से ढंग से पढ़ोगे, डिटेल्ड वे में हमारा लेक्चर्स कहेंगे। ठीक है, इन सभी बातों को आप अच्छे से पढ़िए और सभी हमेशा एक कॉपी और पेन लेके बैठिए। ठीक है, अब इसका एक्सरसाइज बेस, ठीक है, एक्सरसाइज बेस अभी कवर नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक लंबा हो जाएगा, बहुत ही बातें लंबी हो जाएंगी, इसका सिनेरियो रह जाएगा। तो इसके लिए आपको एक नया लेक्चर इसमें प्रोवाइड कराएंगे। फील्ड वे में सारे क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं जो हम बात बढ़िया से करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी में कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव्स आपको दिए गए हैं एक्सरसाइज के अंदर, कुछ कुछ वेरी शॉर्ट और शॉर्ट दिए गए हैं। वी विल कवर इट अप विद इन नेक्स्ट लेक्चर। बात समझ रहे हैं? तब तक आप विशेष ध्यान रखिए, इसका नोट्स बनाते जाइए। जब आप पढ़ते हैं इस चीज को तो आप कॉपी और पेन लेके बैठिए, नोट्स बनाइए। ठीक है, हम मिलेंगे एक नए लेक्चर में। अब आप तब तक आप विशेष ध्यान रखिए, जुड़े रहेंगे ब्रह्मदेव क्लासेस के साथ। फिर मिलूंगा आपको एक नए लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।